देखी थी। तो आज हम उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे। तो मुझे ज़रा बताइएगा अगर मेरी स्क्रीन शेयर होना जब स्टार्ट हुई। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? चलें ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये ऐप बनाया था यूजिंग npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। लेकिन वो रन नहीं हो रहा था, उसका इशू आ रहा था। तो उसका एक्चुअली स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर ही मुझे मिल गया था उसका आंसर कि हमने जस्ट कुछ चीज़ें चेंज करनी थी। एक पैकेज जो है वो काम नहीं कर रहा था इसके अंदर। सो आई इंस्टॉल द पैकेज। इट्स नेम इज दिस वन, AJB सॉरी। तो अब ये भी चल गया। सो लेट्स मूव ऑन। अब जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आई वाज टेलिंग यू गाइस कि इसका ये सारा स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है कि आपने एसआरसी के फोल्डर के अंदर आपके कंपोनेंट्स वगैरह पड़े होते हैं। देन यू हैव योर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हियर, जहाँ से आपके मेन सारे के सारे रिएक्ट ऐप की वर्क फ्लो चलता है। उसके अलावा आपका फेविकॉन आइकन मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह से चलता है। एंड देन यू हैव योर नोड मॉड्यूल्स, जो कि आपके पैकेजेस हैं सारे के सारे, वो सारे नोड मॉड्यूल्स में पड़े होते हैं। सो मूविंग ऑन, अगर हम लोग अब इसको स्टार्ट करें तो इसको स्टार्ट करने की कमांड है npm start, which is node package manager, and then we just say start, and then the application will start. जस्ट वेट फॉर इट टू स्टार्ट। और आज के जो हमारा एजेंडा है उसके अंदर कल भी एक बच्चे ने कहा था कि उसको यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का इतना सही आइडिया नहीं है कि वो किस तरह यूज होते हैं। एक तो हमने वो करना है, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, और प्रॉप्स करने हैं। तो बेसिक हमारा यही होता है रिएक्ट जेएस के अंदर। इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड, आप लोगों को यही कॉन्सेप्ट समझाने चाहिए। तो जब आप लोग अपना रिएक्ट एप्लीकेशन पहली बार चलाओगे ना, सो इट वुड गिव यू अ यूजर इंटरफेस समथिंग लाइक दिस। जो वो ये बेसिकली यहाँ पे बता भी रहा है कि एडिट आपने किसको करना है, एसआरसी के अंदर जो ऐप डॉट जीएस है उसको एडिट करना है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो हमारा ऐप डॉट जीएस है, दिस वन, ये हमारा मेन, जो आप कह लो कि सारा कनेक्टेड जहाँ पे जाके हमारा एप्लीकेशन होता है, मेन हब जो है, सेंट्रलाइज पॉइंट, वो ये ऐप डॉट जेएस होता है। यहीं से हम अपनी राउटिंग डिफाइन करते हैं, यहीं से हम लोग अपने सारे के सारे पेजेस को कनेक्ट करते हैं और सबको इंपोर्ट करते हैं। और हमारे जितने भी बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटीज हैं वो सारी की सारी हमारी ऐप डॉट जेएस के अंदर ही हम लोग इंपोर्ट रखते हैं। और उसके फंक्शंस भी यहीं पे डिफाइन करते हैं, बोथ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर हम लोग अभी अपने ऐप डॉट जेएस को चेंज करेंगे ना, तो हमारा जो ये ये वाला यूआई है, जो हमारा होम का यूआई है, ये भी सारा चेंज होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये पी टैग है। आई होप कि आप लोगों को ये याद होगा कि जो हमारे पास लोअर केस में टैग्स होते हैं वो सारे के सारे एचटीएमएल के टैग्स हैं। और जितने भी हमारे पास अपर केस के अंदर टैग्स आते हैं, कैपिटलाइज्ड केस के अंदर, वो सारे के सारे रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स को हम कॉल कर रहे थे उसको। अगर हम इस पी टैग को भी चेंज करें तो एक्चुअली मैंने यहाँ से लोगो भी हटा दिया, पहले लोगो ले आता हूँ वापस। तो हम लोग यहाँ पे अब ये देखो कह रहा है कि एडिट, एंड देन वी हैव src this we can just say this is the first session we are learning react in. So if I just save this and then it will compile again, और अगर मैं अब यहाँ पे जाऊँ तो आप यू कैन सी कि यहाँ पे ना चेंजेस फॉरन इंस्टेंटली यहाँ पे भी हो गए। अब वनीला जेएस और एचटीएमएल वगैरह के अंदर क्या होता है, यू हैव टू रिफ्रेश द पेज। बट सिंस इट इज एक्चुअली लोकलाइज्ड ऑन लोकल होस्ट और ये रन टाइम के ऊपर चल रहा है, जो कि इसका रन टाइम, अच्छा आपसे कोई पूछे कि रन टाइम क्या होता है रिएक्ट एप्लीकेशन का, तो इट्स नोड जेएस। नोड जेएस के थ्रू हम लोकल होस्ट बनाते हैं और उसके ऊपर रन टाइम के ऊपर चला रहे होते हैं। एनीवेज, अगर हम लोग अब इसको थोड़ा सा क्लियर आउट करेंगे इस पेज को, ताकि हम लोग मूव कर सकें थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो इफ आई जस्ट clear this out and I'll just say that this is, let's just give it a h1 and we'll call it uh, application starting point. So you can see that this is application। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज है कि आपका ये सेंट्रल जो है ना, सेंट्रलाइज्ड अगर हुआ हुआ है, आपकी हर चीज अलाइनमेंट, उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी हर चीज, तो यू शुड जस्ट नो कि आपने अपने यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट सी एस एस है ना, इसके अंदर अभी आप देखो तो बॉडी के टैग में हमारे पास ये सारा कुछ बाय डिफॉल्ट ये स्टाइल्स हमारे अप्लाइड होते हैं। तो हम लोग अगर इनको रिमूव कर दें इन स्टाइल्स को, तो फिर हम लोग कुछ नए स्टाइल्स अगर हमने डालने हैं, जैसे मैं आपसे कल टेलविंड की बात कर रहा था, अगर हम टेलविंड को इंस्टॉल करते हैं अपने उसके पैकेजेस को, तो हम टेलविंड के बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल्स होंगे वो डाल देंगे। और अभी अगर आप देखो तो द फॉन्ट्स हैव चेंज्ड। सो दिस इज व्हाई वी
समटाइम्स नीड द इंडेक्स डॉट सी एस एस अगर आप लोग वनीला सी एस एस की तरफ जा रहे हो, और अगर आप नहीं जा रहे तो यू डोंट एक्चुअली नीड द इंडेक्स डॉट सी एस एस। आप इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर जो है डिफरेंट अपने पैकेजेस जो हैं दूसरे यूआई लाइब्रेरीज के, उनको बस इंस्टॉल कर दो, एंड दैट्स इट। अभी हम लोग वैसे भी टेलमेंट सी एस एस इंस्टॉल करेंगे तो वो आप लोगों को समझ आ जाएगी प्रैक्टिकली की भी क्या कह रहा हूँ। एनीवेज, अगर हम लोग अब इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉप्स वगैरह की बात करें, तो प्रॉप्स काम किस तरह करते हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो एक पेरेंट कंपोनेंट है, अब मुझे याद नहीं है कि वो चीज पड़ी है इधर या नहीं। नो, आई डोंट थिंक पेरेंट कंपोनेंट की पड़ी है। चलो विजुलाइज कर लेते हैं। ये सपोज करो एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसके बाद ये जो एक ये चाइल्ड कंपोनेंट है। अब पेरेंट कंपोनेंट की तरफ से जो एक इनपुट आया था, या बल्कि इसको प्रॉप कह लेते हैं, जो एक प्रॉप इसने आगे सेंड किया है, तो वो प्रॉप था इसका 0। ठीक है, इसने एक वैल्यू सेंड की है 0। हम कोई भी यूज केस हो सकता है, हम कोई किसी भी चीज की वैल्यू मंगवा सकते हैं। अब इसने एक प्रॉप सेंड किया 0, या फिर हम इस प्रॉप को नाम दे देते हैं, प्रॉप था एज, और एज कितनी सेंड हुई, 22। अब आगे जो चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट उस प्रॉप को जो कि पेरेंट कंपोनेंट ने सेंड किया है, जो कि हमारा ऐप डॉट जेएस भी हो सकता है, हमारा कोई लॉगिन पेज भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, उसको रिसीव किस तरह करेगा कि वो उस प्रॉप को रिसीव करके अपने पास रिसीव द प्रॉप, और अपने पास सेव कर लेगा किस वैल्यू को, जो कि उस प्रॉप ने हमें भेजी थी, विच इज 22। तो अब ये जो वैल्यू है, दिस इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स, जो कि हमने पेरेंट कंपोनेंट को, क्योंकि हम ये था कि जो भी चेंजेस होंगे दोज विल बी ओनली एप्लीकेबल टू द पेरेंट कंपोनेंट, कि हमने कोई सर्वर साइड रेंडरिंग की, हमने सर्वर साइड से कोई नया डाटा पुश किया या कुछ भी किया, या यूजर ने कोई चेंजेस किए, तो वो, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दिस वन। जैसे हमने कल कोलैब प्रो के ऊपर भी देखा था कि हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो थे वो रेंडर हो रहे थे एक ही मेन स्क्रीन के अंदर। अब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये एक ही मेन स्क्रीन के अंदर रेंडर हो रहे हैं, राइट। तो अब अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये प्रोजेक्ट्स वाला कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट है जो इस व्यू के अंदर है। अब इसके अंदर नए प्रोजेक्ट्स जब जब आएंगे, तो ये प्रोजेक्ट्स अब इस पेरेंट डैशबोर्ड के कंपोनेंट के साथ तो नहीं ना मैं हर बार इसको रेंडर करूंगा, कि डैशबोर्ड के अंदर ही मैं इसका भी कोड लिख दूं और फिर हर बार मैं पूरे के पूरे डैशबोर्ड को चेंज करूं। उससे बेहतर क्या है कि मैं डैशबोर्ड के कंपोनेंट के साथ एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाऊं जिसका नाम होगा माय प्रोजेक्ट्स। उसके अंदर मैं प्रॉप्स के अंदर क्या पास करता जाऊं, जैसे अभी हमने यहाँ पे एज की है, यहाँ पे मैं बस अपने प्रोजेक्ट्स के नाम, उनके डिस्क्रिप्शन और उनके कितने असाइनीज हैं, और जो भी उनका कैटेगरी वगैरह है वो बस मैं पास कर दूं। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर होगी। यू नो आई डू एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा ना कि जो मैं बता रहा हूँ आप उनको समझ भी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रैक्टिकली द कोडिंग पार्ट। सो लेट्स से कि दिस इज अ रिएक्ट स्टेट एंड सॉरी प्रॉप्स डेमो। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक ना नया कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे। न्यू कंपोनेंट, मैं एडवाइस करूंगा आप लोगों को कि आप फोल्डर्स बनाओ पहले कंपोनेंट्स का, और फिर उसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स बनाओ, भले ही बीच में आपको जो है फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाने पड़े हैं जो भी। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। कंपोनेंट्स के अंदर हम एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं जिसका हम नाम रख लेते हैं, लेट्स से कि काउंटर की कल एग्जांपल दे रहा था, तो चलो काउंटर ही रख लेते हैं, काउंटर डॉट जेएस या जेएसएक्स। हम लोग इसके अंदर अपना वो कोड लिखेंगे जो हमने काउंटर के अंदर प्रोवाइड करना है, और ये एक चाइल्ड कंपोनेंट होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब आर एफ सी अगर लिखें और आर एफ सी ई, तो ये क्या करता है कि बॉयलर प्लेट कोड जितना भी है, बॉयलर प्लेट किसे कहते हैं, कि जो आपके मेन स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा कोड ये आपको डिफाइन कर देगा पहले ही कि आपने क्या क्या लिखना है। करते हैं कि हम लोग अपना डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या चीज चाहिए। हम लोगों ने इंपोर्ट करना है रिएक्ट को, क्योंकि हम रिएक्ट के फंक्शन वगैरह ये सब चीजें यूज कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोगों को एक फंक्शन चाहिए काउंटर का, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट हमारे उसी फाइल का नेम होगा जिसमें हम जेएसएक्स फाइल बना रहे हैं। और उसके अंदर अब हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था, फिलहाल यहाँ पे मैं एक डिव लिख देता हूँ कोई भी, बल्कि दो डिव्स बना देता हूँ, क्योंकि एक डिव के अंदर अगर हम बनाए ना तो उसका इशू ये होता है कि आपका ये ब्रेसेस खत्म हो जाते हैं।
चलो। अच्छा, ये याद रखना कि एक पेरेंट डिव होता है, जो सबसे पहला डिव आप बनाते हो ना, उसको अपने कंपोनेंट के एंड पे क्लोज करना होता है। तो अगर आप एक डिव बना रहे हो, साथ ही एक और डिव बना रहे हो, साथ ही एक और डिव बना रहे हो, जैसे हम वनीला एचटीएमएल में करते थे, तो उस तरह से यहाँ पे नहीं चलेगा। आप लोगों को हमेशा एक पेरेंट कंटेनर चाहिए ही चाहिए। एनीवेज, मूविंग ऑन। हम लोगों ने अब अपने रिटर्न स्टेटमेंट से पहले, जो कि हमारे विजुअलाइजेशन पार्ट को आगे लेके जाता है, यूआई के पार्ट को, उससे पहले हम लोग अब कांस्टेंट बनाएंगे। कांस्टेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक तो काउंटर है, यानी हमारा एक काउंट होगा, और एक होगा सेट काउंट। अब इसके अंदर अभी हम लोग जो है हमारे जो भी इनिशियल, अभी फिलहाल चलो सपोज करो यहाँ पे 0 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो है इस डिव के अंदर एक मैं H2 बना देता हूँ, जिसके अंदर मेरा लिखा हुआ है जस्ट काउंट। हम लोग वेरिएबल्स को इस तरह एक्सेस करते हैं, मतलब अब देखो ये समझना इस चीज को। कल मैं आपको बता रहा था कि JSX के अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। अब HTML का तो ये सिंपल सा टैग लिखा। अब कल मैंने एक पॉइंट बोला था कि हम लोग अपने ब्रेसेस यूज करते हैं, और वहां पे हम अंदर बीच में जो भी है जावास्क्रिप्ट का कोड वो लिख देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक, सॉरी, करली ब्रेस यहाँ पे डाला, एक उसका क्लोजिंग ब्रेस है, और बीच में अब काउंट लिखा। अब काउंट जो है ये कोई HTML का टैग नहीं है, या ये कुछ भी नहीं है इस तरह से। अब ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल्स किसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं? जस्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम लोग उस जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को यहाँ पे लिखने के लिए जस्ट उसके साथ करली ब्रेसेस लगा देंगे, ताकि हमारा JSX जो है, ये एक्सटेंशन जो है JSX की, ये डिफरेंशिएट कर सके कि हम लोग इस वक्त जो है HTML के टैग के अंदर अब जावास्क्रिप्ट यूज करना शुरू हो गए हैं, और हम रेफरेंस किस चीज का दे रहे हैं। खैर अभी, ओ सॉरी, मैंने तो इसको कॉल ही नहीं किया हुआ। इसको हम लोग कॉल करेंगे इधर app.js के अंदर। अब हम लोग इसको इंपोर्ट किस तरह से करेंगे? बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे आके कहना है इंपोर्ट कॉलन आपका कंपोनेंट्स का फोल्डर, एंड देन योर counter.jsx। ठीक है। इसको फंक्शन इज आइदर रिएक्ट फंक्शन और, चलो ये भी अच्छी चीज है यार, एरर आते जाते हैं इधर, फायदा ही है। हम लोग पहले इसको कॉल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि यार इशू क्या है। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, इम्पोर्ट, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग हियर? ओ सॉरी, मैंने तो इसको वो नाम ही नहीं दिया कोई। एंड काउंटर फ्रॉम। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही कहना होता है कि इंपोर्ट, और फिर उसका जो भी नाम है, और फिर हम उसको फ्रॉम बताते हैं कि कहाँ से इंपोर्ट करना है, एंड देन वी गेट द डेस्टिनेशन। और यहाँ पे इसका लोअर केस की बजाय अपर केस में आता है। स्टिल देयर इज एन एरर, इज कॉल्ड इन अ फंक्शन काउंट। मैंने यहाँ पे काउंटर का सी जो है वो छोटा रखा हुआ था, तो कंपोनेंट्स, मुझे नहीं पता वो कौन बचा था, बट whoever ही वाज और शी वाज, दैट्स अ गुड पॉइंट। बस गलती ये थी कि आप इधर इस फाइल की तरफ देख रहे थे, गलती मैंने यहाँ पे की हुई थी। और दूसरी चीज ये है कि अगर देखो अभी भी मैं सेव कर रहा हूँ, एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यूज स्टेट का जो हुक है वो तो मैंने इंपोर्ट कराया नहीं। रिएक्ट जेएस के अंदर जब भी कोई काम कर रहे होगे, उस चीज को आपने इंपोर्ट कराना है। यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, यूज मेमो है। यूज मेमो प्रोबेबली अगर आप पुराने ट्यूटोरियल्स देख रहे होगे तो आप यूज कर रहे होगे, लेकिन अब रिएक्ट 19 का जो नया कंपाइलर है वो बाय डिफॉल्ट उस काम को कर देता है, तो शायद आप लोग ना यूज करो उसको। अच्छा, मेरा माइक्रोफोन इंडिकेट कर रहा है कि मेरी आवाज नहीं जा रही। तो मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही? प्रोबेबली जा रही है। हम लोग ये काम कर रहे थे कि हम लोग अपने कंपोनेंट को देख रहे थे कि अगर हम लोग उसके अंदर कोई वैल्यू पास करें बाय डिफॉल्ट, तो वो क्या वैल्यू होगी हमारे स्टेट के अंदर। तो हमारा कंपोनेंट किधर गया यार? ये रहा। अब अगर आप देखो, अब ना यहाँ पे 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हमने यूज स्टेट के थ्रू इसको इसको यूज स्टेट के थ्रू क्या कहा था कि हमारे जो सेट कर दो तुम स्टेट जो है हमारे इस काउंट वेरिएबल की, वो 0 कर दो। कहाँ पे 0 कही है? यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे आके लेट से मैं इसको 22 कह देता हूँ, तो ये देखो, ये दोबारा अब ये 22 हो गया। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि हम लोग रिएक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट हार्ड कोडेड वैल्यूज तो देते नहीं है, क्योंकि जितने भी यूजर्स होते हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी इनपुट कर सकते हैं। इसलिए हम यूज करते हैं फिर यूज स्टेट को। अब हम यूज स्टेट से क्या करेंगे
कि हम लोग इसको बताएंगे कि जो इसका सेट का फंक्शन है ना, ये जो सेट का फंक्शन है, हम लोग इस सेट काउंट को यूज नहीं कर रहे, हम काउंट को यूज कर रहे हैं जस्ट। तो ये यहाँ से 22 की वैल्यू जो है वो काउंट के अंदर स्टोर करके हमारे पास एक H2 के अंदर हमें शो करवा रहा है, राइट। अगर हमने इसको सेट करना तो हम लोग इसको सेट, हमारे पास अब क्या तरीका हो सकता है कि हम लोग कोई एक वर्ड बना दें, तो उसके थ्रू इसको इंक्रीमेंट कर दें। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोगों ने फंक्शन बनाने हैं। तो एक फंक्शन हम बना लेते हैं कॉन्स्ट इंक्रीमेंट का, और आगे उस, अब एक चीज याद रखना यार, जब फंक्शन का नाम लिखते हैं ना, कॉन्स्ट आगे फंक्शन का नाम, देन इक्वल्स व्हाट दैट फंक्शन इक्वल्स टू, देन इट वुड इक्वल टू अ एरो फंक्शन। इसको हम एरो फंक्शन कहते हैं, ठीक है, रिएक्ट के अंदर। देन यू वुड, दिस इज द एक्चुअली द सिंटैक्स जो कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स होता है। const then name of the function, then you say what the function equals to, then it would equal to a arrow function, this is called a arrow function, and then the basis of the function जो कि उसका स्कोप डिफाइन करेंगी, और फिर आपकी जो भी फंक्शन बॉडी है आप वो फंक्शन बॉडी लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे कहा कि सेट काउंट का जो हमने यहाँ पे फंक्शन है इसको हमने इन्वोक किया। सेट काउंट के अंदर हमने कहा कि काउंट, जो भी काउंट की वैल्यू है जस्ट +1। अभी हम लोग इसको स्टार्ट हम लोग 0 से कर देते हैं ताकि हम इसको इंक्रीमेंट कर सकें। इसी तरह हम लोग अगर कहते हैं कि हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल, बल्कि पहले इसको हम लोग वो करते हैं, यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे एक बटन बना लेंगे, और बटन का नाम हम रख देते हैं इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट के अंदर हम लोग कह देंगे कि ऑन क्लिक व्हाट शुड इट डू, इट शुड इन्वोक द फंक्शन दैट इज इंक्रीमेंट। तो हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया, और यहाँ पे हमने फंक्शन बटन का नाम लिख दिया। So now if I go back here, there is a function, sorry, button called increment. If I click on the button, you can see that the counter is being incremented जितनी दफा भी मैं उसको क्लिक करूंगा। एक डिक्रीमेंट का भी बना लेते हैं ताकि हमें भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। अब देखें कॉन्स्ट, उसके बाद हमारा डिक्रीमेंट, सेम उसी तरह से इक्वल्स, देन वी हैव और पैरेंथेसिस, देन इक्वल साइन, एंड देन उसका बस एक एरो बना दिया हमने यहाँ पे। फिर हमने अपने ब्रेसेस खोले, उसकी बॉडी के अंदर आए, हमने कहा कि सेट काउंट, सेट काउंट के अंदर हमने क्या कहना है, काउंट -1, ठीक है। काउंट -1 किया, और हमने यहाँ पे इसी तरह एक बटन बना दिया। अच्छा, बटन बनाने का ना यार, मैं डुप्लीकेट करने का यहाँ पे शॉर्टकट ही होता है कि शिफ्ट एंड देन ऑल्ट की एंड देन डाउन एरो, ये दबाओगे तो सेम लाइन जो है दोबारा से आपकी रेप्लिकेट हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शन कॉल करना है वो कौन सा होगा, डिक्रीमेंट का। वो इसको हम नाम भी यही दे देते हैं, डिक्रीमेंट। अब आप देखो, एक यहाँ पे फंक्शन है डिक्रीमेंट का और एक है इंक्रीमेंट का, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आइए कि हम यूज स्टेट क्यों यूज करते हैं। हम लोगों ने स्टेट्स डिफाइन की, और आगे जो भी उसकी फंक्शनैलिटी, जो भी चीज पास कर रही है उसके थ्रू हमने उसके फंक्शनैलिटी को भी जो है फंक्शनल बना दिया। इज एवरीथिंग क्लियर नाउ अबाउट द यूज स्टेट? अच्छा चलो, अब हम लोग यार थोड़ा सा मूव करते हैं, जरा प्रॉप्स की एक एग्जांपल कर लेते हैं। प्रॉप्स के अंदर क्या होता है, अब हमने यहाँ पे जो है ये यूज स्टेट के अंदर इसको जो 0 वैल्यू दी है, ये हमने बाय डिफॉल्ट खुद दी है, हार्ड कोडेड है। लेकिन हो सकता है कि जब इंक्रीमेंट के अंदर हम काउंटर चला रहे हैं, तो डेटाबेस से या फिर यूजर से, कहीं से भी जहाँ से वैल्यू आ रही है वो कोई डिफरेंट वैल्यू है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट भी ये है, पेरेंट कंपोनेंट ये है, क्योंकि इसी के अंदर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ काउंटर के कंपोनेंट को, तो मैं यहाँ पे इसको कह सकता हूँ कि जो काउंटर है ना, अब ये काउंटर का कंपोनेंट तो मैंने कॉल कर दिया ना बीच में, इसको मैं कह देता हूँ कि जो इसका इनिशियल इनिशियल काउंट है उसको चलो 10 कर दो, यानी कि जब भी स्टार्ट होगा तो हो गई 10 से। अब यहाँ पे जो है मैंने आके इसको कह देना है कि पहले तो हमने यहाँ पे उस प्रॉप को इंक्लूड भी करना है ना, तो उस प्रॉप को इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे उस वेरिएबल को इंक्लूड कर लेंगे जो कि प्रॉप का हमने यहाँ पे नाम रखा है, ये इनिशियल काउंट। और फिर हम लोग यहाँ पे आके इसको इंक्लूड करने के बाद जस्ट कह देंगे यूज स्टेट के अंदर इनिशियल काउंट, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके चलो, अब इसको जरा रिफ्रेश करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब देखो हमारा, अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ ना, हमारा बार बार जो इनिशियल काउंटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10, ठीक है। अब हम इसके अंदर इंक्रीमेंट करें डिक्रीमेंट करें जो भी है, मैंने ये डिक्रीमेंट कर दिया, फिर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये वापस 10 पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो क्या कह रहा है
कि आपके पास जो वैल्यू आएगी बाय डिफॉल्ट वो होगी 10। अब आप लोगों को आई होप कि प्रॉप्स की थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि प्रॉप्स क्या होते हैं। प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टीज का मेरा से शॉर्ट फॉर्म है, और एक तरह से पैरामीटर्स जो हम वैसे जनरली अपने जेनेरिक लैंग्वेजेस हाई लेवल जो हम यूज करते हैं C++, जावा या पाइथन वगैरह, उनके अंदर हम पैरामीटर्स वगैरह के तौर पर पास कर रहे होते हैं। तो ये सेम ही सिनेरियो है। ये देखो, लैंग्वेज जो भी सीख रहे होगे उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता सिवाय सिंटैक्स के। सारा लॉजिक, सारी चीजें बिल्कुल सेम होती हैं, कॉन्सेप्ट भी सेम होते हैं। किसी एक लैंग्वेज में कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, बस वो देखनी होती है। दैट्स इट। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा यूज इफेक्ट का भी देख लेते हैं कि यूज इफेक्ट को किस तरह यूज करते हैं हम। ठीक है। अब अगर हमारा जो ये काउंटर का कंपोनेंट है, सॉरी दिस वन, ये काउंटर का जो कंपोनेंट है, अब अगर आप देखो तो हम लोग इसको इंक्रीमेंट करें, डिक्रीमेंट करें, सब कुछ कर रहे हैं। और फिर हमारा जब भी हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा जो स्टेट है इट रीसेट्स बैक टू वट एवर इट वॉज, जो हमने अपने पेरेंट कंपोनेंट को दी है। लेकिन जेनेरिकली एप्लीकेशंस में इस तरह नहीं होता। जेनेरिकली ये होता है कि अगर आप एक काउंटर के अंदर काम कर रहे हो और आपने उसकी कोई वैल्यू सेट की है। अब अगर बाय डिफॉल्ट एज की वैल्यू एक वेबसाइट के अंदर 0 है, और या फिर 10 है या 18 है या जो भी है, और मैंने आके अपनी वैल्यू सेट की थी 22, ठीक है, और जब मैं दोबारा से लॉग इन करूंगा तो मेरी वैल्यू तो 0 तो नहीं ना हो जाएगी। मेरी वैल्यू वही रहनी है जो कि मैंने सेट की हुई थी अपनी एज की। सो विल यूज अ कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल स्टोरेज अभी के लिए, क्योंकि अभी हम किसी डाटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं है। और फिर हम टेलनेट इंस्टॉल करेंगे, देन वी कैन रैप अप द सेशन। तो यहाँ पे अब यूज इफेक्ट के लिए सबसे पहले तो यूज इफेक्ट को इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। पिछले वाली गलती नहीं करेंगे। यूज इफेक्ट इंक्लूड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अपने जो काउंटर है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दो कॉन्स्ट और बनाने हैं। इसके अंदर क्या आएगा, पहले तो हम बनाएंगे कॉन्स्ट, उसके सॉरी सेव काउंट इक्वल्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, आगे उसका काउंटर, एंड दैट्स इट। सॉरी नॉट काउंटर, काउंट। अगर आप लोग ये देख रहे हो ना, जो थोड़ा सा मुझे बता देता है कि आगे क्या लिखना है या खुद से सोचता है एआई वाला, तो इसके लिए मैंने इंस्टॉल किया हुआ है कोडियम। ठीक है। किधर है, यहीं पे कहीं पे पड़ा होता है। बहरहाल कोड ये रहा, ये कोडियम है। तो यू कैन इंस्टॉल दिस, अपना अकाउंट इस पे बना लो और इसको अपने VS कोड के साथ इंटीग्रेट कर लेना। इट विल हेल्प यू अलॉट। चलें, हमारे पास ये लोकल स्टोरेज के अंदर आ गया अकाउंट, और उसके बाद हम लोगों ने हमारा रिटर्न करवा लिया। क्या बोला, सॉरी, रिटर्न करा लिया सेव काउंट। अब हम यहाँ पे अपने वही लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं जो मैंने आपको कल बताई थी। क्या, सेव काउंट अगर तो पार्स इंट सेव काउंट 10 है, तो फिर जो है आप, सॉरी ये क्या हुआ, सेव काउंट हमने इनटू उसको पास किया। अगर सेव काउंट है हमारे पास, तो फिर आप क्या करोगे, यानी कि अब देखो, अगर नया एक यूजर आ रहा है तो उस यूजर के लिए तो ये चीजें नहीं होंगी ना, कि अब किस तरह समझाऊं आप लोगों को, कि एक नया यूजर है वो जब लॉग इन कर रहा है उसके लिए तो एज नहीं ना डिफाइन होगी पहले से। लेकिन अगर एक यूजर है उसने डिफाइन की हुई है, तो फिर उसके लिए डिफाइन होगी एज, राइट। तो हम लोग सेम सिनेरियो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और मुझे लग रहा है कि मैंने, यार, अभी तक इनिशियल काउंट भी यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग इसको खत्म करेंगे इनिशियल काउंट से, क्योंकि अब यूज इफेक्ट के अंदर आपने ये करना होता है जब आप इस तरह का कोई काम कर रहे हो, कि क्योंकि आप इस यूज इफेक्ट के जरिए ये काउंट को सेट कर रहे हो ना, तो अब आप इस यूज इफेक्ट के अंदर ही एक नया फंक्शन बनाओगे, एरो फंक्शन, और उस एरो फंक्शन के थ्रू आप इस सारे को क्लोज करोगे। ठीक है, ये चीज समझ आइए। ये पहले ही बता दो अगर ये वाली सारी लाइनें नहीं समझ आई, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी ट्रिकी होती हैं शुरू शुरू में। लेकिन मेरा मकसद अभी ये नहीं है आपको बताना कि लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर करते हैं और ये वो। अभी मकसद ये है कि हम लोग ये समझें कि यूज इफेक्ट को यूज किस तरह किया जाता है, कि यूज इफेक्ट का काम क्या है। चलो, अब हम लोग ने एक फंक्शन बना लिया जो कि ये कर रहा है कि वो लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कर रहा है पहले काउंट को, फिर उसके बाद जो है वो उसको रिट्रीव भी कर रहा है। अब हम लोग इसको अप्लाई किस तरह करेंगे, स्टेट से तो अप्लाई करने से रहे, क्योंकि स्टेट तो हमारे रन टाइम के ऊपर हम लोग उसकी जो वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब यूज इफेक्ट
एक ऐसा हो गया हमारे पास जिसके थ्रू हम लोग इस तरह के काम करते हैं जो कि हमने कहीं से डाटा रिट्रीव करके लाना है, जैसे डाटाबेस में से रिट्रीव करना है या कहीं से भी। जब मैंने कल आप लोगों को डाटाबेस की एग्जांपल दी थी, जो एप्लीकेशन में टास्क फैच हो रहे थे, उसके अंदर आप लोगों को याद होगा कि वो डाटाबेस में से रिट्रीव कर रहा था, और जब जब हमारे टास्क वाली जो कलेक्शन थी वो अपडेट हो रही थी, तब तब वो रिट्रीव करता जा रहा था। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो होगा। यहाँ पे एक एरो फंक्शन हम डालेंगे, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपने आइटम काउंट, काउंट के अंदर क्या वैल्यू जा रही है, जो काउंट वेरिएबल की वैल्यू होगी यहाँ से, और वो क्लोज हो गया। और फिर आगे हम लोगों ने, अब इसको कहते हैं एक सेकंड, अब यहाँ पे ना ये आप देख रहे हो कि ये इस स्कोप के बाद, इस यूज इफेक्ट के स्कोप के बाद हम लोगों ने कॉमा लगा के एक और ये डिफाइन कर रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर क्या, इसको कहते हैं डिपेंडेंसी अरे। डिपेंडेंसी अरे का मतलब ये होता है कि आप क्या वैल्यूज, इस कौन सी वैल्यू है जिसकी बेस पे आप ये चाहते हो कि आपका यूआई कंपोनेंट जो अपडेट हो। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जब जब काउंट का वेरिएबल चेंज हो रहा है ना, ये काउंट का जो वेरिएबल है, जब जब चेंज हो, हमारे पास जो यूज इफेक्ट है उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आए, यानी कि हमें पता चले कि हाँ भाई कुछ चेंज हुआ है। ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं। अब अगर आप देखो तो मैंने, सपोज करो यहीं पे हमारा पहले था, अब अगर मैं इसको डिक्रीमेंट करता हूँ, ये 3 पे ले गया हूँ, अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखो रिफ्रेश करने पे भी ये वैल्यू 3 ही रह रही है। क्यों? क्योंकि अब ये लोकल स्टोरेज में सेव हो गया है, और हमारा जो यूज इफेक्ट है, ये वाला हुक यूज इफेक्ट, ये उसको लोकल स्टोरेज से उठा के ला रहा है, हर दफा ये इन इफेक्ट आ रहा है। सिंपल वर्ड्स में इफेक्ट का क्या मतलब है, कि कोई चीज इफेक्ट कर रही है, तो ये हर बार इफेक्ट के अंदर आके उसको शो कर रहा है कि हाँ भाई ठीक है, आपके लोकल स्टोरेज में ये वैल्यू सेव थी, तो हम यही शो करेंगे। अगर मैं यूज इफेक्ट खत्म कर देता हूँ, तो फिर उसका कोई भी सिनेरियो हो सकता है। अब यहाँ पे ये 10 डालने का मकसद क्या है, कि हमारे पास अगर कोई कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हम लोग 10 से स्टार्ट कर लें, और हमारा जो भी इनिशियल काउंट है वो किधर क्या है इनिशियल काउंट, हमारा इनिशियल काउंट जो है वो यहाँ से 10 आ रहा है बेसिकली पीछे से, पेरेंट कंपोनेंट से। समझ आ गई सबको? होपफुली समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू, हाउ डू आई क्लोज दिस, लेट्स मूव ऑन टू टेलविंड, ताकि हम स्टाइलिंग का भी थोड़ा सा देख लें। अब आप लोगों ने सर्च करना है टेलविंड रिएक्ट जेएस, एंड देन गो इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस विद क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, गो हियर। यहाँ से अब आप लोग क्या देखोगे कि आप लोगों को यहाँ पे ना थोड़े से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मैं कल भी आप लोगों को इस वजह से कह रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखोगे, तो आप लोगों को डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना आ जाएगा। अगर नहीं सीखोगे तो हर बार यूट्यूब के ट्यूटोरियल से भाग रहे होगे, और हर बंदा अपने तरीके से कराता है। डॉक्यूमेंटेशन डेवलपर्स जिन्होंने चीज़ को बनाया उन्होंने खुद लिखी होती है, तो वो आपको खुद बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर कि ये चीज़ को काम कैसे करना है। अभी यहाँ पे तो बता रहा है कि पहले अपना ऐप बनाओ, जो कि हम बना चुके हैं। फिर वो बता रहा है कि पहले npm इंस्टॉल करो क्या, टेलमेंट सीएसएस, यानी टेलमेंट का पैकेज। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, कि इस तरह npm आगे इंस्टॉल, आगे ये उसका आई गेस कोई टैग है जिसका मुझे मतलब नहीं पता वैसे, इसका क्या है, बहरहाल टेलविंड सीएसएस। हमने जब इसको एंटर करना है, तो ये टेलविंड सीएसएस की जितने भी डिपेंडेंसीज हैं उसके सारे की सारी हमारे इस के अंदर डाल देगा, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, हमारे बूट कैम्प वाले प्रोजेक्ट के अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने जो है इसको इनिशियलाइज करना होगा टेलविंड फाइल को। अब इंस्टॉल हो गया टेलविंड, अब हम लोग यहाँ से इसकी ये वाले कमांड लेके इसको पेस्ट करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक नई फाइल बनेगी टेलविंड के नाम से, ये देखो टेलविंड config डॉट जेएस, क्योंकि इनिशियलाइज हो गया है। अब यहाँ पे आप इस फाइल के अंदर ये चेंजिंग करनी है कि कंटेंट जिसके ऊपर ये अप्लाई हो वो कौन कौन सा कंटेंट हो। ये डिफाइन करने के लिए हम यहाँ जैसे जस्ट ये वाली फाइल ले लेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर ये आपको बता रहे हैं कि पहले सोर्स फोल्डर में जाओ, सोर्स फोल्डर के आगे जितने भी जेएस की फाइल्स हैं, जेएसएक्स की, टीएस यानी टाइप स्क्रिप्ट की, टीएसएक्स टाइप स्क्रिप्ट के जो एक्सएमएल है उसकी जितनी भी फाइल्स हैं, उन सब के ऊपर अप्लाई कर देना टेलविंड के स्टाइल्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर हमें टेल विंड के जो जो उसके डायरेक्टिव्स हैं, बेसिक डायरेक्टिव्स, ये सब डालने हैं उसके यूटिलिटीज के, कंपोनेंट्स के और बेस के। अब हम लोग जाएंगे इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप कोई और लाइब्रेरी यूज करते हो, देन यू कैन जस्ट गो हेयर एंड यूज द लाइब्रेरीज बाय डिफॉल्ट, जो भी उसके कमांड्स हैं, सॉरी जो भी उसके बेस डायरेक्टिव्स हैं। और उसके बाद आपने npm रन स्टार्ट करना है, जो कि हम पहले का कर चुके हैं। तो अगर तो इशू ना हुआ, अगर कैशे का इशू ना हुआ, तो फिर हम इसी के ऊपर रन कर लेंगे। अगर कैशे का इशू आया तो फिर हम लोग जस्ट उसको चेंज कर लेंगे। अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं पहले। हमारे पास यहाँ पे एक बटन है, जैसे कि अब हम लोग अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके हम लोग यहाँ से आप जो मर्जी चीज देखना चाहते हो ना, पैडिंग, मार्जिन,
स्पेस बिटवीन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद आप लोग के टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, एनीथिंग आप लोग यहाँ से आकर tailwindcss.com से देख सकते हो उसके डेफ पेजेस पे। अगर अब हम लोग अपने मूव दिस ऐप पे जाएं, तो मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। अपने ऐप पे जाएं और अब हम लोग करते ये हैं कि सबसे पहले ना हम लोग अपनी इस हेडिंग को चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको स्टाइल करते हैं। तो अपनी हेडिंग को चेंज करने के लिए विल जस्ट गो हियर, हम लोग अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर जाएंगे एंड देन विल गो टू द H1। और क्या मैंने आपको बताया था कि क्लास नेम ये हमारा जो होता है, क्लास नेम हमारा क्लासेस को डिफाइन करने के लिए होता है रिएक्ट के अंदर। यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट है मेरा उसको 3XL कर लो। अब 3XL का मतलब है 3 टाइम उसको लार्ज कर दो। ठीक है, और जो इसका कलर है, सॉरी जो टेक्स्ट है उसका कलर हम कह देते हैं, लेट्स से ग्रे 400। अब यार इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्योंकि आई गेस कि अभी तक हम कैशेड वेरिएंट के अंदर है। इसको हम दोबारा से रन करते हैं और ये जेनेरिकली इसी तरह होता है। और कैशेड वेरिएंट से हटने के लिए वी कैन जस्ट से npm स्टार्ट रीसेट। ठीक है, npm स्टार्ट, आगे आपके टू टेंथ डैश रीसेट डैश, एंटर। अभी दोबारा से सर्वर को रिस्टार्ट करेगा और होपफुली तब हमारे पास जितने भी इफेक्ट थे वो सारे के सारे इफेक्ट्स आ चुके होंगे। अब देखो, अब जितने भी हमारे ये तो सारे के सारे स्टाइल खत्म हो गए, 12 ये हम कर लेते हैं। अब आप देखो कि 3XL उसका मैंने साइज किया फॉन्ट का, उसके बाद उसको जो कलर डिफाइन किया था वो कलर आ गया। थोड़ा सा और इसको स्टाइल कर लेते हैं कि इसका जो फॉन्ट है वो मैं बल्कि बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड कर दिया। अभी आप देखो कि इसके बैक एंड के ऊपर ये सारे के सारे CSS की लाइंस तो लिखी जा रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ रही। अब ये देखो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से 700 कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर दिया। उसके बाद अगर मैंने इसको मार्जिन देनी है टॉप पे तो MT, आगे मैं इसको कह देता हूँ 5, 6, चलो कह दिया 6, मार्जिन मिल गया। और मार्जिन बॉटम पे भी मैं इसको कह देता हूँ 6, ताकि जो ये 3 था ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब हम लोग इनको स्टाइल कर सकते हैं थोड़ा सा, तो ये तो ऑब्वियसली वर्ड नहीं है। हम लोग इनको करते हैं। हमारे पास ये काउंटर डॉट जेएसएक्स के अंदर पड़े हुए हैं। काउंटर डॉट जेएसएक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये काउंट है, काउंट को हम लोग क्लास नेम दे के यहाँ से टेक्स्ट जो है इसका ये हम पिक्सल्स के अंदर अगर लिखना चाहते हो ना, तो फिर पिक्सल्स के अंदर लिखने के लिए आपने ये ब्रैकेट यूज करनी है और ब्रैकेट के अंदर हम इसको दे देते हैं 32 पिक्सल। तो ये देखो अब ये 32 पिक्सल का हो गया। और इसको हम थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और मार्जिन बॉटम दे देंगे, लेट्स से कि फ्री की। और अब हम इन बटन्स को भी कर सकते हैं, आप उसमें इनकी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग तो हम करते जाएंगे, लेकिन मुझे जरा चैट में जब तक मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ ये मुझे जरा बता भी दो समझ भी आ रही है या नहीं, या फिर टेलविंड का अगर कोई नहीं समझ आई इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, या कोई कमांड नहीं समझ आई या कुछ भी, तो मैं ताकि अभी क्लियर आउट कर दूँ। चलो, बाय डिफॉल्ट ही मुझे इसने कुछ ये स्टाइल्स दे दिए थे, मैंने इन्हीं को यूज़ कर लिया। अब ये स्टाइल्स इसने मुझे दिए हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको इंक्रीमेंट वाला जो है उसको यहाँ से ग्रीन कर लेते हैं। और इन दोनों के बीच में जो है स्पेस दे देते हैं हम लोग। इसके इन दोनों के बीच में अगर स्पेस देना चाहते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है कि एक नया डिव बनाएं और उस डिव के अराउंड इन सबको रैप कर दें, इन दोनों बटन्स को रैप किया है इसके अराउंड। हम लोग इस डिव के ऊपर क्या कह देंगे, क्लास नेम फ्लेक्स, और फ्लेक्स के अंदर हम कह देंगे कि फ्लेक्स